नमस्कार और स्वागत है आपका स्टडी मेधा एकेडमी में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लेसन 15 में आज हम फिर से कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का ये जो चैप्टर है ये हम तीसरे पार्ट में आज कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में। कम्युनिकेशन मीडिया यानी वो माध्यम, अब वो चाहे वायर हो चाहे वो वायरलेस हो, जिसके द्वारा कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है। तो जिस माध्यम, जो वायर हो चाहे वायरलेस हो, से कंप्यूटर नेटवर्क के नोड आपस में जोड़े जाते हैं वो कम्युनिकेशन मीडिया कहलाते हैं। अब नोड से क्या तात्पर्य है? कोई कंप्यूटर जुड़ा हो नेटवर्क से वो भी नोड है, कोई स्कैनर जुड़ा हो वो भी नोड है, कोई प्रिंटर जुड़ा हो वो भी नोड है। तो कोई भी नोड जो है वो जिस माध्यम से, चाहे वो वायर तारों का उपयोग हो चाहे वो किसी वायरलेस माध्यम से हो, जिस माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क के नोड आपस में जोड़े जाते हैं उन माध्यमों को कहा जाता है कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया यानी जहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन तय है, और अनगाइडेड मीडिया यानी जहां पे सोर्स तय है लेकिन डेस्टिनेशन तय नहीं है। ठीक है। तो गाइडेड मीडिया मतलब वो बिल्कुल गाइडेड तरीके से, बिल्कुल एक मार्गदर्शन उसको पहले से उसका रहेगा, उसका पहले से रूट तय रहेगा। तो एक गाइडेड रूप में वो अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक सिग्नल पहुंचाएगा। और अनगाइडेड यानी कि सोर्स तो तय है, सोर्स तो खैर होगा ही होगा, लेकिन उसका कोई रूट तय नहीं है और वो डेस्टिनेशन भी उसका तय नहीं होता है। तो ऐसे जो जहां पे सोर्स तय है लेकिन डेस्टिनेशन तय नहीं है, रूट तय नहीं है, वो कहलाते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो दो प्रकार के कम्युनिकेशन मीडिया हो गए, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब हम लोग जानेंगे गाइडेड मीडिया क्या होता है। इसमें सिग्नल तार के अंदर ही रहता है तथा सीधा गंतव्य तक पहुंचता है। अब तार के अंदर ही रहता है जब हमने बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि ये वायर्ड होता है, इसमें तारों का इस्तेमाल होता है। तो सिग्नल तार के अंदर ही रहता है और सीधा अपने गंतव्य तक पहुंचता है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इसे बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। बाउंडेड शब्द से आपको पता लग गया होगा कि तारों के अंदर सिग्नल को बाउंड किया जाता है, तो इसलिए ये बाउंडेड मीडिया भी कहलाता है। अब ये कौन कौन से हैं? एक है ट्विस्टेड पेयर कॉपर, एक है कोएक्सियल केबल, एक है फाइबर ऑप्टिक्स। तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो अभी हम जान रहे हैं गाइडेड मीडिया के बारे में, जिसमें सिग्नल तार के अंदर रहता है तथा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों तय रहते हैं। सीधा जो सिग्नल है वो डेस्टिनेशन तक अपने पहुंचता है। तो ये तीन प्रकार के हैं, ट्विस्टेड पेयर कॉपर, एक होता है कोएक्सियल केबल और एक होता है फाइबर ऑप्टिक्स। तो ट्विस्टेड पेयर कॉपर जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ये जो तार है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं। इनका उपयोग टेलीफोन लाइन, ब्रॉडबैंड वगैरह में होता है। ये कम तथा ज़्यादा स्पीड दोनों को सपोर्ट कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा दूरी के लिए ठीक नहीं है। बहुत लंबे लंबे तार नहीं लगाए जा सकते, कई किलोमीटर के तार नहीं लगाए जा सकते। इसमें थोड़ी कम दूरी के लिए इन तारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हाई स्पीड में भी काम करते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं। इनका नॉर्मली टेलीफोन लाइंस और ब्रॉडबैंड्स में इस्तेमाल होता है। दूसरा है कोएक्सियल केबल। यह इंटरनेट तथा केबल टीवी के लिए उपयोग किया जाता है। ये वाला जो कोएक्सियल केबल है ये इंटरनेट के लिए और टेलीविजन केबल टीवी के लिए उपयोग किया जाता है। यह ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा स्पीड को सपोर्ट करता है और बैड सिग्नल को रोकता है। तो दो चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट हो गई। एक ये है कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा स्पीड को भी सपोर्ट कर सकता है, बहुत ही हाई स्पीड जो है वो सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि बैड सिग्नल को रोक सकता है। इसका ये जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस प्रकार का है, ये आपने देखा होगा, ये इसका फोटोग्राफ है। इसमें जो सबसे ऊपर है ये जैकेट है, फिर उसके अंदर ये शील्ड होता है, जैसे ये वाला शील्ड है, फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक होता है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सबसे अंदर होता है कंडक्टर जिससे एक्चुअल सिग्नल पास होता है। तो ये सारा का सारा व्यवस्था इसलिए है ताकि इसमें बैड सिग्नल जो है वो इंटरफियर ना करे। तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ये केबल होता है जिससे सिग्नल को हाई स्पीड में ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर तीसरा आता है ऑप्टिकल फाइबर, जो इन तीनों में सबसे ज्यादा फास्ट होता है। यह
इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के स्थान पर ऑप्टिकल सिग्नल्स का उपयोग सिग्नल भेजने के लिए करता है। यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल्स का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का उपयोग नहीं होता है। यह अत्यंत तेज गति से डेटा ट्रांसफर करता है। यह ग्लास या सिलिका से बना होता है। तो बहुत ही तेजी से डेटा ट्रांसफर, आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग होता है ऑप्टिकल फाइबर का। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए आजकल प्रेफर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर को ही किया जाता है। ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर को बीच में से मोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मोड़ने से क्या होता है, फिर इसका डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाता। ये है ऑप्टिकल फाइबर का जो संरचना है वो। पहले जैकेट है, इसमें भी आप देख सकते हैं बाहर जैकेट है, फिर उसके अंदर ये कोटिंग है, फिर क्लैडिंग है, और अंत में ये कोर है जो कि जनरली ग्लास या सिलिका से बना होता है। बहुत ही तेज गति से ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ये ऑप्टिकल सिग्नल्स का उपयोग करता है सिग्नल भेजने के लिए। तो 3 प्रकार के हमने ये देख लिए बाउंडेड मीडिया। एक हो गया ट्विस्टेड पेयर कॉपर, दूसरा हो गया कोएक्सियल केबल, तीसरा हो गया ऑप्टिकल फाइबर। अब हम लोग देखेंगे अनगाइडेड मीडिया के बारे में। ये तीनों चीजें जो हम लोगों ने देखी ये गाइडेड मीडिया के अंतर्गत थी। अब अनगाइडेड मीडिया की ओर आते हैं। यह वायरलेस के रूप में डेटा को ट्रांसफर करता है। हमने अनगाइडेड मीडिया के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ये जाना था कि जहां पे सोर्स तय है लेकिन डेस्टिनेशन तय नहीं है, उसे बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो जनरली ये वायरलेस के रूप में डेटा को ट्रांसफर करता है। सिग्नल को फ्री स्पेस के द्वारा भेजा जाता है तथा किसी विशेष दशा में गाइडेड नहीं होता है। अब सिग्नल जैसे ये सैटेलाइट हो गया ना, ये यहां से डाउनलिंकिंग कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है। अब ये गाइडेड नहीं है। जो भी डिवाइस ऑथराइज्ड है इस सिग्नल को कैच करने के लिए वो कैच कर सकता है। इसे अनबाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि डेटा जो है वो किसी तार के अंदर बाउंड नहीं है, इसलिए इसे अनबाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। अब इसका कुछ इस तरह से है, जैसे अर्थ है, ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन है और ये रिसीविंग स्टेशन है। तो यहाँ से सैटेलाइट को डेटा अपलिंक किया जा सकता है और सैटेलाइट उसके बाद डेटा को डाउनलिंक करता है। अब डाउनलिंक जब वो करता है तो जो भी ऑथराइज्ड डिवाइसेस हैं वो इस सिग्नल को कैच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब सैटेलाइट को नहीं मालूम है कि कहाँ पे ये कौन कौन इसको रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो जो जो ऑथराइज्ड डिवाइसेस हैं वो इस सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। इसके लिए रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स तथा इंफ्रारेड आदि माध्यमों का उपयोग होता है। तो ये जो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड आदि, ये सब जो सिग्नल्स और वेव्स का उपयोग होता है अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग करने के लिए। तो ये हो गए गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। अब यहाँ पे हम लोगों के लिए ईथरनेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे लैन बनते हैं अधिकतर इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ईथरनेट का। तो यह सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला लैन तकनीक है ना, लैन बनाने की तकनीक है, क्योंकि यह तेज है और किफ़ायती भी है, सस्ती भी होती है और ये काफ़ी फास्ट होती है। हमारा जो काम है वो बड़े आसानी से ईथरनेट से चल जाता है। यह 1980 में DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, इंटेल और जेरोक्स के द्वारा पेश किया गया था। तो ये एक मिला जुला प्रस्ताव था जो कि DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, इंटेल और जेरोक्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ईथरनेट के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क टोपोलॉजी मल्टी एक्सेस बस टोपोलॉजी है। हम लोग टोपोलॉजीज के बारे में पिछले लेसन में देख चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है उस लेसन को जरूर देखिएगा। तो इसमें जो नेटवर्क टोपोलॉजी यूज होती है वो प्रेफरेबली मल्टी एक्सेस बस टोपोलॉजी है। ईथरनेट नेटवर्किंग एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो फैक्स मशीन, प्रिंटर और स्कैनर सहित डेटा और संसाधनों को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसमें बहुत सारे डिवाइसेस जोड़ सकते हैं, बहुत सारे नोड्स जोड़ सकते हैं, जैसे फैक्स मशीन जोड़ सकते हैं, प्रिंटर जोड़ सकते हैं, स्कैनर जोड़ सकते हैं, और भी कोई डेटा और भी कोई डिवाइस जो डेटा ट्रांसफर करता हो उसको भी जोड़ सकते हैं। अब ईथरनेट जो है, अभी हम लोगों ने बात की कि सबसे तेज़ है और सबसे किफ़ायती है। इसमें कौन से किस कॉन्फ़िगरेशन के रूटर्स लगेंगे, किस कॉन्फ़िगरेशन के इसमें वायर्स का इस्तेमाल होगा, ये सारी की सारी चीज़ें पहले से तय की गई हैं, पहले से इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस प्रस्ताव के अंदर बताई गई हैं, और उन्हीं का पालन करते हुए ईथरनेट जो है वो क्रिएट किया जाता है। मुख्य रूप से ये एक लैन तकनीक है। हमारे घरों में, ऑफिसों में जो इंटरनेट, जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है उसके लिए ईथरनेट का उपयोग होता है। अब ईथरनेट
नेटवर्क जो है वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है फास्ट इथरनेट, जिसमें ट्रांसफर रेट 100 Mbps का होता है। जनरली आपको यही देखने में आता होगा, है ना। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक होता है गीगाबिट इथरनेट, इसमें 1000 Mbps की स्पीड होती है, इससे 10 गुना ज़्यादा हो गई ना। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का उपयोग किया जाता है। 10 Gbps की दर से डेटा ट्रांसफर करने में ये सक्षम होता है। उसके बाद आता है स्विच इथरनेट, इससे कई कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच एक नेटवर्क कनेक्शन स्थापित किया जा सकता है। कई कम्युनिकेशन डिवाइसेस, अलग अलग तरह के डेटा ट्रांसफर करने वाले डिवाइसेस, उनके बीच में एक नेटवर्क जो है वो स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कई रोज बना दिए जाते हैं, इस साइड से डेटा जाएगा कि इस साइड से डेटा जाएगा, कई रूट्स बना दिए जाते हैं। तो इस तरह से डेटा को सुविधाजनक रूप से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं एक पैच कॉर्ड, जो जिसे इंटरनेट केबल कह लें आप, जिसे नेटवर्क केबल कह लें, ये इस्तेमाल होता है ईथरनेट में अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। तो ईथरनेट जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। बहुत ही फास्ट है, बहुत ही किफ़ायती है। और ये कितने प्रकार का है? फास्ट ईथरनेट हो गया, गीगाबिट ईथरनेट हो गया, स्विच ईथरनेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को आईपी एड्रेस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी नेटवर्क में जब कोई भी कंप्यूटर या कोई भी नोड जुड़ता है तो उसको एक एड्रेस मिलता है जिसे बोलते हैं आईपी एड्रेस। उसी एड्रेस से उस डिवाइस की पहचान होती है। तो नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस की पहचान के लिए उसे आईपी एड्रेस दिया जाता है। यह एक यूनिक एड्रेस होता है। उसी नेटवर्क में सेम एड्रेस किसी और नोड को नहीं मिलेगा, ठीक है। आईपी एड्रेस के 4 ब्लॉक होते हैं। कुछ ये उदाहरण देख लीजिए, कुछ इस तरह से होता है आईपी एड्रेस, जो पीरियड के द्वारा अलग अलग होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 0 से 255 तक की संभावित रेंज होती है। अब ये जो जैसे 192 है, ये 0 से लेके 255 तक हो सकती थी, यानी कि 256 वैल्यू टोटल, है ना। जिसका मतलब है कि प्रत्येक ब्लॉक में 256 वैल्यू होती है। तो ये एक उदाहरण है किसी भी आईपी एड्रेस का। इस तरह का एड्रेस किसी भी नेटवर्क में जब आप किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। इसे बोलते हैं आईपी एड्रेस, जो कि हर एक कंप्यूटर के लिए, हर एक नोड के लिए नेटवर्क में यूनिक होता है। आईपी एड्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है IPv4, जो हम लोगों ने अभी देखा कुछ इस तरह से, है ना। 32 बिट लंबा होता है और इसमें इतने एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं। एक होता है IPv6 ना, ये 128 बिट लंबा होता है और ये इतने एड्रेस इसमें बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो गए, है ना। और इसका उदाहरण कुछ इस तरह से है। इस तरह से ये 6 अलग अलग ब्लॉक्स में आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर या नोड को देता है। यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस भी होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस यानी यह प्राइवेट या इंटरनल नेटवर्क में डिवाइसेस को दिया जाता है। जो इंटरनल नेटवर्क होते हैं जिसमें बाहरी नेटवर्क का कोई भी कंप्यूटर नहीं जुड़ा होता है। एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, जैसे कि इंटरनेट हो गया, यह पब्लिक नेटवर्क में होता है। इसके द्वारा इंटरनेट की दुनिया में हमारे डिवाइस को पहचान मिलती है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। तो पब्लिक नेटवर्क यानी जिस नेटवर्क में आपकी इजाजत के बिना भी कोई दूसरा कंप्यूटर जुड़ जाए, ऐसे कहलाते हैं पब्लिक नेटवर्क। तो जैसे इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है। तो पब्लिक नेटवर्क में कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस मिलता है वो कहलाता है पब्लिक आईपी एड्रेस। अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस भी 2 प्रकार का है, एक है स्टैटिक और एक है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है कि जो एड्रेस मिल गया वो हमेशा बना रहेगा, और डायनेमिक का मतलब ये है कि जब इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होने के बाद अगली बार जब आप दोबारा से कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से तो आपको एक नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो 2 प्रकार का एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। तो ये आईपी एड्रेस के प्रकार हो गए। यहाँ पर हम लोगों को ये जानना थोड़ा सा आवश्यक होगा कि ये बिट और बाइट का क्या सिस्टम है। 1 बिट का मतलब होता है 0 या 1, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, कोई एक कैरेक्टर। 1 बाइट का मतलब हो गया 8 बिट। तो 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। ये 1 बिट हो गया मतलब 0 या 1, एक कैरेक्टर। और जब ये 8 हो जाते हैं तो बन जाते हैं 1 बाइट। और 2⁻10 बाइट्स यानी इतने बाइट्स मिला के बन जाते हैं 1 किलो बाइट। 2⁻20 बाइट्स यानी इतने बाइट्स मिला के बन जाते हैं 1 मेगा बाइट। फिर उसी प्रकार से 2⁻30 1 गीगा बाइट बन जाता है। फिर 2⁻40
ये 1 टेराबाइट बन जाता है, फिर 2⁵50 1 पेटाबाइट बन जाता है, और 2�60 1 एक्साबाइट बन जाता है। तो इस प्रकार से बिट और बाइट का सिस्टम है जो कि स्टोरेज करने में मदद करता है। अब ये जैसे डेटा को 1 टेराबाइट का हमारा हार्ड डिस्क है, या 1 टेराबाइट का हमारा सो एंड सो जो सेकेंडरी डिवाइस है, ऐसा अपन बोल देते हैं। तो यही जो है वो बाइट के रूप में डेटा को हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं। तो ये बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट और एक्साबाइट, ये कुछ बिट और बाइट के सिस्टम्स हैं। हम लोगों को यहाँ पे कुछ मॉडल्स के बारे में जानना थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जब कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए पहले काफ़ी कुछ इस तरह के मॉडल्स बनाए गए थे, जैसे OSI मॉडल हो गया, TCP/IP मॉडल हो गया। ये मॉडल्स जो हैं वो गाइडलाइंस थे नेटवर्क बनाने के लिए। तो OSI मॉडल जो है वो काफ़ी एक्सेप्टेड मॉडल है और इसे बोलते हैं आइडियल मॉडल, आदर्श मॉडल। हालांकि एग्जैक्ट जैसा बताया गया OSI मॉडल जैसा बनाना ये संभव नहीं है, क्योंकि ये आइडियल मॉडल है। लेकिन इसी को थोड़ा सा संशोधित करके एक नया मॉडल लाया गया जिसे बोला गया TCP/IP मॉडल, और उसी मॉडल को फॉलो करते हुए नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। तो OSI मॉडल क्या था? OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ये एक आइडियल मॉडल ऑफ नेटवर्किंग है। 7 लेयर्स हैं इसके अंदर, हम अभी देखेंगे 7 लेयर्स को। बॉटम 3 लेयर्स को कहा जाता है मीडिया लेयर्स, और ऊपर के 4 लेयर्स को कहा जाता है होस्ट लेयर्स। ठीक है, ये 1984 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO द्वारा निर्माण इसका किया गया था, इस मॉडल का। तो ये मॉडल जो है वो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी जानकारी देने वाला मॉडल है। तो ऊपर के 3 लेयर होंगे इसमें मीडिया लेयर, नीचे के 4 होंगे नीचे के 3 होंगे मीडिया लेयर और ऊपर के 4 होंगे होस्ट। तो ये 3 हो गए मीडिया लेयर, ठीक है, ये 3 मीडिया लेयर हो गए, और ये जो ऊपर के 4 लेयर हैं ये कहलाएंगे होस्ट लेयर। ठीक है, तो इसमें ये हैं टोटल 7 लेयर्स। सबसे नीचे से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिजिकल लेयर। किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए फिजिकल मीडियम या बिट्स किस तरह से ट्रांसफर होंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। ये हो गया फिजिकल लेयर। फिर उसके बाद डिसाइड करना होता है डेटा लिंक लेयर, यानी कि एरर डिटेक्शन कैसे होगा, फ्लो कंट्रोल कैसे होगा फिजिकल तारों के द्वारा या फिजिकल डिवाइसेस के द्वारा। फिर उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर, जहाँ पे नेटवर्क एड्रेसिंग होगी, रूटिंग होगी, स्विचिंग होगी। ये तीनों हो गए मीडिया लेयर। अब उसके बाद आते हैं होस्ट लेयर, जहाँ पे होस्ट से इंटरेक्शन होता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें एंड टू एंड एरर कंट्रोल होती है, एंड टू एंड जब डेटा ट्रांसफर होना चालू हो चुका है। फिर आता है सेशन लेयर, ऑथेंटिकेशन, परमिशन, सेशन रिस्टोरेशन। जब भी कोई क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात करें, तो जहाँ पे कोई भी क्लाइंट जो है वो सर्वर से जुड़ने की परमिशन मांगता है, तो वहाँ पे ऑथेंटिकेट होता है कि वो रियल है या नहीं है। ठीक है, तो यही होता है सेशन लेयर। एक बार सर्वर से रिक्वेस्ट किया और जुड़ गए, और जुड़ने के बाद जितनी देर तक काम करते हैं उस पूरी देरी को सेशन बोल दिया जाता है। अब जब आप उस डिस्कनेक्ट होंगे तो आपका सेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में ये भी याद रखेगा सर्वर कि आप जब उस समय कनेक्ट हुए थे, जब आपका सेशन शुरू हुआ था, तो आपने क्या क्या काम किया। इसे बोलते हैं सेशन रिस्टोरेशन। तो ऑथेंटिकेशन, परमिशंस, सेशन रिस्टोरेशन, ये सारे काम सेशन लेयर के अंदर होते हैं। फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ पे कोडिंग इनटू वंस एंड जीरोस, एनक्रिप्शन होता है, कंप्रेशन होता है। डेटा को एनक्रिप्ट करना आवश्यक इसलिए हो जाता है ताकि डेटा को कोई और चुरा ना सके, चुरा भी सके तो पढ़ ना सके। तो एग्जैक्ट वही के वही डेटा नहीं पहुंचता, बीच में डेटा एनक्रिप्ट रहता है, और जब डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो वापस से डिक्रिप्ट होता है। तो जैसा आपने भेजा था वैसा का वैसा फिर वापस से चेंज होता है। ये प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। फिर आता है एप्लीकेशन लेयर, जहां पे मैसेज फॉर्मेट, ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस, ये इसी का इस्तेमाल यूजर जो है वो डायरेक्टली करता है, एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल करता है। तो ये टोटल 7 लेयर्स हैं जो OSI मॉडल में बताए गए हैं। नीचे के 3 लेयर्स हो गए मीडिया लेयर्स, ऊपर के 4 लेयर्स हो गए होस्ट लेयर्स। फिर आता है TCP/IP मॉडल, जो कि एक प्रैक्टिकल मॉडल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है
OSI मॉडल का इस्तेमाल किया नहीं जाता, इसे सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो आइडियल मॉडल ऑफ नेटवर्किंग है। यहाँ पे TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें 4 लेयर होते हैं, लेयर तो वही 7 हैं लेकिन उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा मॉडिफाई करके 4 लेयर बनाया गया है। और TCP IP मॉडल को एक फॉर्मल और प्रैक्टिकल मॉडल बोला गया है। तो अब देखते हैं कि TCP IP मॉडल कैसा है। कुछ इस तरह का TCP IP मॉडल होता है। इसमें बगल में OSI रेफरेंस मॉडल इसलिए मैंने डाल दिया है ताकि आप समझ सकें कि क्या चेंजेस किए गए हैं। अब ये जो नीचे के 2 हैं फिजिकल मॉडल, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, इन दोनों को मिला के एक लेयर बनाया गया जिसे कहा गया लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर को बोला गया इंटरनेट लेयर। काम लगभग वही है, लेकिन अब चूंकि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है तो वहाँ पे कुछ और चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ी सी और चीज़ों को जोड़ा गया, मॉडिफाई किया गया इस नेटवर्क लेयर को और उसे बोला गया इंटरनेट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ है, लगभग एज इट इज़ है। उसके बाद ये जो होस्ट लेयर के 3 ऊपर वाले लेयर्स थे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को मिला के एक सिंगल लेयर बनाया गया जिसे बोला गया एप्लीकेशन लेयर। तो अब TCP IP मॉडल में कितने लेयर्स हो गए? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर। इस प्रकार से 4 लेयर्स हैं TCP IP मॉडल के अंदर। और TCP IP मॉडल, जैसा मैंने अभी कहा था कि ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है और इसी की गाइडलाइंस के अनुसार नेटवर्क्स जो है वो बनाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के हम लोग फुल फॉर्म्स जान लेते हैं या थोड़ा इनके बारे में जान भी लेंगे। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट जब चलाते हैं तो यूज होता है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल किया जाता है www पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। फिर आता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल्स में यूज होता है। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिना इंटरनेट का, बिना वेबसाइट्स का इस्तेमाल किए हुए, बिना किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल किए हुए जब डेटा को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे भेजते हैं तो उसे कहा जाता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर होता है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो कि ईमेल्स में यूज होता है। SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि फाइल्स को आपस में एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर होता है PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो कि पब्लिक नेटवर्क में या प्राइवेट नेटवर्क में 2 कंप्यूटर्स को डायरेक्टली एक दूसरे से जोड़ के और डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो ये इतने प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है इनके एटलीस्ट फुल फॉर्म और ये कहाँ काम आते हैं, ये याद रखना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। एक चीज़ का और यहाँ पे हम लोग जिक्र कर लें, ब्लूटूथ का, क्योंकि इसका जिक्र किए बिना हम लोगों के लिए नेटवर्किंग पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ब्लूटूथ एक वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है। और वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी मतलब ये लैन बना देता है, वायरलेस का इस्तेमाल करते हुए एक लैन बना देता है जहाँ पे 2 लोग आपस में थोड़ी दूरी पे खड़े होके या फिर पास में आके खड़े होके एक दूसरे के डिवाइसेस से जुड़ जाते हैं। जैसे मेरे पास जो डिवाइस है, आपके पास जो डिवाइस है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये ब्लूटूथ के द्वारा हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों जो डिवाइसेस हैं ये मिलकर एक नेटवर्क बना लेंगे, एक लैन बना लेंगे, टेम्परेरी लैन। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को कहा जाता है वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ भी एक वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है जिसे विभिन्न कार्यों जैसे कि टेलीफोन, नोटबुक, कंप्यूटर, कैमरे, प्रिंटर, कॉफ़ी निर्माण आदि उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे खिलौने भी बहुत सारे ब्लूटूथ से जुड़ जाते हैं, टीवी भी जुड़ जाता है। तो जिस डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है वो डिवाइस जो है वो जुड़ जाता है। इसमें आपका माइक जुड़ जाता है, हेडफोन जुड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। जुड़ने के लिए उपकरण रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे रेडियो वेव्स का उपयोग होता है। ब्लूटूथ 4.0 की रेंज 200 फीट तक होती है। ब्लूटूथ का आविष्कार जेफ हार्टसन ने किया था, ये भी याद ही रखिएगा जेफ हार्टसन का नाम, क्योंकि इन्होंने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। तो ब्लूटूथ क्या है? एक वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है जो कि वायरलेस का इस्तेमाल करते हुए एक लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, निर्माण कर देती है ताकि डेटा ट्रांसफ़र किया जा सके। ब्लूटूथ 4.0 की रेंज लगभग 200 फीट तक है और इतनी दूरी तक में डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को दर्शाता है।
तो इसी के साथ हम लोगों ने ये कंप्यूटर नेटवर्क के तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।